हाँ तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आसिया ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कल वाली वीडियो मैं बोला था कि इसको लंबी वीडियो बना करके और पूरे हिस्से को एक में समाहित कर लूँगा, लेकिन किसी समस्या की वजह से पूरा वीडियो नहीं कर पाया, इसलिए उसको बीच में रोक करके और इसको दो भाग में बांट करके मैंने काम करने का काम किया। ठीक है, तो वह एक वीडियो हो गया और आज जो है उसके आगे का वीडियो हमारा दूसरा रहेगा। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे भारत का नदी तंत्र। और भारत के जब नदी तंत्र की बात करते हैं तो इस नदी तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं, भारतीय नदी तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि भारतीय नदियों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, भारतीय नदियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भारतीय नदियों का वर्गीकरण। और यदि भारतीय नदियों का हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, लेकिन किसके आधार पे, एक उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा संगम के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं, पहला क्या होगा, पहला जो होगा उत्पत्ति के आधार पर होगा, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या होता है, संगम के आधार पर, संगम के आधार पर। ठीक है, तो पहला उत्पत्ति के आधार पर नदियों का वर्गीकरण और दूसरा संगम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। संगम का मतलब होता है वे नदियां कहाँ पे ले जा करके अपने जल को मिलाने का काम, दूसरी बड़ी जलराशि में मिलाने का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं हम ए और इसको नाम क्या दे देते हैं बी। तो ए वर्गीकरण क्या है, उत्पत्ति के आधार पर कि नदियों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, नदियों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। और दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा वर्गीकरण कौन सा है, दूसरा है नदियों का संगम कहाँ पे है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को देखते हैं तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर जो नदियों का वर्गीकरण है, इसे दो भागों में बांटा गया। और जिन दो भागों में बांटा गया है, तो पहला होता है आपका हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता है। पहला क्या होता है, हिमालयी नदी, अर्थात कहने का मतलब है कि वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत पे हुई है उन्हें हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में हुई है उनको प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम हिमालयी नदी तंत्र की चर्चा करते हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र में कुल कितनी नदियाँ हैं, तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियों की बात करेंगे तो बस मुख्य रूप से मुख्य जो नदी हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे और सहायक नदियों की चर्चा कल की क्लास में की जाएगी। आज देखते हैं कि जो हिमालयी नदी तंत्र है, इसमें पहली नदी जो है इसका नाम क्या होगा। इसका पहली नदी का जो नाम होगा वह नदी का नाम होगा आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र होगा, सिंधु नदी तंत्र होगा। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा जो नदी तंत्र होगा इसको हम नाम क्या देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे। और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा कौन सा है, गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है। तो तीन भाग तो इसके हो गए, किसके, हिमालयी नदियों के या हिमालयी अपवाह तंत्र के या हिमालयी नदी तंत्र। कितने भागों में, तीन भागों में, सिंधु नदी, सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों द्वारा, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों द्वारा, और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो गंगा नदी तंत्र, मतलब क्या, गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, तो ये तीन नदी तंत्रों का निर्माण हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि इनको प्रायद्वीपीय जो दूसरा भाग है इसको पुनः दो भागों में बांटते हैं।
इनको पुनः हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। और दो भागों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं वे दो भागों में गिरने का काम करती हैं। तो एक भाग में तो नदी तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन दूसरे भाग में ऐसे कोई नदी तंत्र का निर्माण नहीं होता है। वे छोटी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं, इसलिए डायरेक्ट जाकर के किसमें, अरब सागर में मिल जाती हैं। लेकिन जो मुख्य नदी तंत्र हैं, इन नदी तंत्रों की भी हम चर्चा इसमें भी करेंगे। तो इसमें पहला जो नदी तंत्र होगा उस नदी तंत्र का नाम क्या होगा, इसकी यदि हम बात करते हैं तो महानदी तंत्र, महानदी तंत्र, ठीक है। दूसरे की यदि बात करते हैं तो गोदावरी, गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है, गोदावरी नदी तंत्र। तीसरे की यदि बात करते हैं तो कृष्णा नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कावेरी नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में और भी कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरने का काम करती हैं, और जो अरब सागर में गिरने का काम करती हैं उसमें कौन सी हो जाएगी, मांडवी होगी, भरतपूजा होगी, पेरियार होगी। इस तरह की नदियां जो हैं वह कहाँ पे गिरती हैं, आपके अरब सागर में गिरने का काम करती हैं। तो नदी तंत्रों में एक वर्गीकरण तो ए वाला हो गया, लेकिन बी वाला वर्गीकरण देखते हैं। जो बी वाला वर्गीकरण हमारा है, इस बी वाले वर्गीकरण का नाम क्या है, संगम के आधार पर वर्गीकरण, संगम के आधार पर वर्गीकरण, संगम के आधार पर वर्गीकरण। और संगम के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं तो इसे भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटने का काम किया जाता है। संगम के जो आधार पर वर्गीकरण है इसे भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटने का काम किया जाता है। पहला जो भाग होता है, इस भाग को नाम देते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में संगम, संगम। और दूसरा क्या होता है, अरब सागर में संगम, अरब सागर में संगम। दो भागों में इसको भी बांट लेते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में संगम बनाने वाली नदियाँ, और दूसरा क्या होता है, अरब सागर में संगम बनाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ संगम बनाती हैं उन नदियों के नाम को हम देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में संगम बनाने वाली नदियों में पहला हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा जो होगा उसको नाम क्या देंगे, तीसरा नाम देंगे आपका कौन सा है, बगल में महानदी, महानदी। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी आ जाएगी, गोदावरी आ जाएगी, गोदावरी। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी होगी, कृष्णा होगी, कृष्णा होगी। उसके बाद कौन सी होगी, कावेरी होगी, कावेरी होगी। उसके बाद फिर कौन सी होगी, पेन्नार नदी होगी, पेन्नार नदी होगी। नीचे आएंगे तो वैगई और ताम्रपाणी नदियाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती हैं। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पहली नदी का नाम क्या होगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो साबरमती, साबरमती। तीसरे की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, माही। चौथे की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी होगी, मांडवी होगी, मांडवी होगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सी होगी, शरावती नदी होगी, शरावती नदी होगी। उसके बाद यदि बात करते हैं तो शरावती के बाद कौन सी आएगी, पेरियार नदी आएगी। इसके बाद कौन सी आएगी, पेरियार नदी आएगी, पेरियार नदी आएगी। उसके बाद एक और नदी है भरतपूजा, बस अंतिम नदी है भरतपूजा नदी, भरतपूजा नदी। ये नदियाँ क्या करती हैं, अरब सागर में अपना संगम बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो एक बार इसको डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलने का काम करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, भारत का नदी तंत्र या भारतीय नदी तंत्र। तो भारतीय नदी तंत्र का वर्गीकरण पहले करते हैं। जब वर्गीकरण करते हैं तो इस वर्गीकरण में देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण और संगम के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहली नदी कौन सी हो जाएगी, हिमालयी नदी तंत्र। और दूसरी नदी तंत्र कौन सी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और हिमालयी नदी तंत्रों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, सिंधु, उसके बाद से कौन सा,
ब्रह्मपुत्र, उसके बाद कौन सा, गंगा। और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, पेन्नार है। इसके अलावा दक्षिण में भी प्रवाहित होती हैं, पश्चिम में भी प्रवाहित होती है तो नर्मदा है और ताप्ती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा जो वर्गीकरण है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ, और प्रायद्वीपीय नदियों में ये सारी नदियाँ आ जा रही हैं और हिमालयी नदियों में ये आ जाती हैं। उसके बाद यदि हम संगम के आधार पर बात करते हैं तो संगम के आधार पर भी इन नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटने का काम करते हैं। और जब दो भागों में बांटने का काम करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्लस क्या, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनमें कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदी। इसके अलावा भी बैगे तथा ताम्रपाणी नदियां भी हैं। उसके बाद यदि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं तो सिंधु नदी है, साबरमती है, उसके बाद कौन सी है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, शरावती है, पेरियार है और भरतपुझा नदियाँ। ये नदियाँ आपकी क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाती है। दोस्तों इसमें यदि हम अब आगे चलें तो आगे चलते हैं तो भारत में एक पाया जाता है महान जल विभाजक रेखा। ठीक है, तो महान जल विभाजक रेखा को हम देखने का काम करते हैं। कौन सा, महान जल विभाजक रेखा। महान जल विभाजक रेखा। महान जल विभाजक रेखा का मतलब होता है कि भारत के जल को पश्चिम तथा पूर्व दो भागों में बांटने वाली रेखा को ही हम महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। और यह क्या है, विशेष रूप से पर्वतों का एक क्रम है जो क्या करता है, भारत के जल को पश्चिम और पूर्व अर्थात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दो भागों में गिराने का काम करता है। दोस्तों इस महान जल विभाजक रेखा की यदि बात करते हैं तो जरा इसको हम मैप में देखने का काम करते हैं। यहाँ पे पर्वत श्रेणी पाई जाती है और यह जो पर्वत श्रेणी है इस पर्वत श्रेणी को नाम क्या दिया गया है, इस पर्वत श्रेणी को नाम दिया गया है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी के नीचे एक दूसरी पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है और इस पर्वत श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे तीसरी पर्वत श्रेणी को यदि हम देखें तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है और जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी पाई जाती है इस पर्वत श्रेणी को क्या नाम दिया गया है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इस सतपुड़ा तथा विंध्यन पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली एक पर्वत श्रेणी आती है जिस पर्वत श्रेणी को नाम क्या दिया गया है, मैकाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद दोस्तों यदि हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है और यह जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है इस पर्वत श्रेणी को नाम क्या दिया गया है, पश्चिमी घाट की श्रेणी। और इस पश्चिमी घाट की श्रेणी के बाद यदि हम बात चलते हैं तो यहाँ पे कौन सी है, नीलगिरी श्रेणी। और यहाँ से हम आते हैं तो यह कौन सी है, अन्नामलाई श्रेणी। और यहाँ से यदि आते हैं तो यहाँ पे कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ियाँ। और यही पहाड़ियाँ मिल करके क्या करती हैं, भारत के जल को, यही पहाड़ियाँ मिलकर के भारत के जल को दो भागों में बांटने का काम करती हैं। इसलिए इन्हीं पर्वत श्रेणियों को भारत का महान जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। जरा इन नदियों को, इन पर्वत श्रेणियों के हम नाम को भी लिख लेते हैं। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसमें पढ़ा चुका हूँ। इसका नाम क्या है, इसका नाम अरावली श्रेणी। अरावली, इसका नाम क्या है, विंध्यन। इसका नाम क्या है, सतपुड़ा। इसका नाम क्या है, मैकाल। इसका क्या नाम है, पश्चिमी घाट। इधर मैं लिखता हूँ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसका नाम क्या है, नीलगिरी। इसका क्या नाम है, अन्नामलाई। और इसका क्या नाम है, इलायची। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ मिलकर के क्या करती हैं, भारत के जल को दो भागों में बांटने का काम करती हैं। और जब भारत के जल को दो भागों में बांटने का काम करती हैं तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं,
महान जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इतना पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद इसी मैप में भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों की भी हम चर्चा करेंगे और करने के बाद आगे चलेंगे, ताकि कल की क्लास में जब हम मिलें तो एक एक नदी तंत्रों की चर्चा करनी है। ठीक है, 1-2 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें आगे चलना चाहिए, और जब आगे चलना चाहिए तो हम महत्वपूर्ण नदी तंत्रों की चर्चा करते हैं। और जब महत्वपूर्ण नदी तंत्रों की चर्चा करते हैं तो जो मुख्य नदी है उसको मैं रेड पेन से नहीं ग्रीन पेन से बनाऊंगा, और जो सहायक नदियां होंगी उनको हम ब्लू पेन से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक नदी निकलती है, यहाँ पे एक झील है, जिस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और यह नदी ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है, और ऐसे प्रवाहित होकर के यहाँ पे आकर के अपना संगम बनाती है। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया गया है, सिंधु नदी तंत्र। इसको नाम क्या दिया गया है, सिंधु नदी तंत्र नाम दिया गया, सिंधु नदी तंत्र नाम दिया गया। अब इस सिंधु नदी तंत्र की कुछ सहायक नदियाँ भी, और कुछ सहायक जो नदियाँ हैं उन सहायक नदियों को हम दूसरे पेन से बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, श्योक नदी, और श्योक की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, नुब्रा नदी। यहाँ से 2 नदियाँ आकर के इस हिस्से में मिलने का काम करती हैं। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल, और इस हिस्से से आती है जिसका नाम है गोमल या कुर्रम। तो चूंकि हम भारत के बाहर की नदियों का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसके बाद यदि हम इस हिस्से में बात करते हैं तो इस हिस्से से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है झेलम, और झेलम नदी यहाँ से आकर के कुछ दूर ऐसे प्रवाहित होती है, यहाँ आ जाती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी कौन सी आती है, चेनाब नदी आती है, चेनाब के बाद यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो कौन सी आती है, रावी नदी आती है, रावी नदी। और रावी नदी के बाद यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ब्यास, और इस हिस्से से एक नदी निकलती है, और कल मैंने बताया था सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो उस नदी का नाम क्या है, सतलज। और सतलज नदी ऐसे प्रवाहित होकर और यहाँ पे आती हैं, और ये सारी नदियाँ एक जगह मिलती हैं, और मिलने के बाद यहाँ पे आकर के अपना संगम बना देती हैं। तो इन नदियों को हम किस नाम से जानते हैं, इन नदियों को हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानने का काम करते हैं। यही हमारा क्या है, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी मुख्य नदी, सबसे दक्षिण में सतलज, उसके ऊपर में कौन सा, ब्यास, उसके ऊपर में रावी, उसके ऊपर में चेनाब, उसके ऊपर में झेलम। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला नदी तंत्र जो हमारा है उस नदी तंत्र को नाम दिया गया है कौन सा, गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र जो है उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम होता है, और यह ऐसे आकर के, यह नदी ऐसे आकर के ऐसे और ऐसे यहाँ से आकर के यहीं पे अपना क्या करती हैं, डेल्टा बनाती है। तो इस नदी को नाम दिया गया है गंगा नदी तंत्र। इसको नाम क्या दिया गया है, इसका नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गंगा नदी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गंगा नदी। और गंगा की भी तो कुछ सहायक नदियाँ होंगी, और गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो यहीं से एक नदी निकल करके आती है और यह ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे पहुंचती है प्रयागराज, और प्रयागराज में गंगा में मिलकर अपना संगम बना देती हैं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, तो यहीं से एक नदी ऐसे आती है, इस हिस्से से एक नदी आती है जिसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, चंबल। इसी के बाद यहीं पे आएगी बेतवा के बाद कौन सी आएगी आपकी, अर्जुन नदी आएगी। उसके बाद से यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, टोंस नदी। टोंस के बाद इस हिस्से से यदि हम और आगे चलते हैं तो इस हिस्से से एक नदी निकल करके जाती है, और यह नदी आकर के पटना में क्या करती है, गंगा में मिलती है, इसका नाम क्या है, सोन नदी। उसके बाद यदि हम यहाँ से चलते हैं तो अगली नदी निकलती है कौन सी, रामगंगा। यहाँ से निकलती है एक नदी कौन सी, जिसका नाम है गोमती। यहाँ से एक नदी निकलती है जो ऐसे आती है, और यहाँ से एक नदी निकलती है इस हिस्से से, यह नदी यहाँ पे आती है, और ये नदियाँ आकर के यहाँ पे अपना संगम बनाती हैं जिसका नाम क्या है, घाघरा। यहीं से एक और नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, राप्ती, और यहाँ से एक नदी आती है जो ऐसे आ जाती है, और उसके बाद से यहाँ से एक नदी आ जाएगी जिसका नाम क्या है, कोसी। और सबसे लास्ट में जो नदी आती है इस नदी का नाम क्या है, महानंदा नदी। मतलब गंगा में पहले मिलने वाली नदी का नाम रामगंगा, और लास्ट में मिलने वाली नदी का नाम महानंदा। तो ये आपका क्या बन गया, गंगा नदी तंत्र बन गया। यह कौन सा तंत्र बन गया, गंगा नदी तंत्र। अब देखिए यह पर्वत श्रेणी क्या कर रही है, जल विभाजक का कार्य कर रही है। ये नदी यहाँ से उत्पन्न होकर के इधर आ सकती थी, लेकिन ये पर्वत श्रेणी होने के नाते से इसको इधर मुड़ना पड़ा, और इसलिए एक नदी
तंत्र का निर्माण कर दी, तो इसलिए इसको जल विभाजक। ये उसको भी देखिएगा, ये जल इधर आ सकते थे लेकिन इधर ना आकर के इधर गए हैं, तो ये भी क्या करेंगे, एक जल विभाजक का ही कार्य करें। उसके बाद दोस्तों तीसरी नदी तंत्र की हम बात करते हैं, तो तीसरी नदी तंत्र हमारी कौन सी है? तीसरी नदी तंत्र की यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से यह ऐसे चलती है और यहाँ पे ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आकर के, यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ पे मिल जाती है, भैरव बाजार में मिलने का काम करती हैं। तो इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, एक चीज़ और भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, यह थोड़ा सा आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए है कि यहीं से यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से यह नदी दो भागों में बढ़ जा रही है, और जब दो भागों में बढ़ जा रही है तो इसी का नाम है हुगली, और यही क्या है, गंगा की वितरिका। जो मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि वितरिका किसे कहते हैं, तो हुगली इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, एक बार गंगा से निकलने के बाद पुनः गंगा में नहीं मिली है, बल्कि जा करके किसी सागर में मिलने का काम की है, तो यह नदी हमारी कौन सी हो जा रही है? आपकी हुगली नदी हो जा रही है। अब यदि दोस्तों हम देखते हैं, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में यह इधर से एक नदी आती है इस हिस्से से, दूसरी नदी यहाँ से आ जाती है इस हिस्से से, तीसरी नदी की यदि बात करते हैं तो यहाँ से आ जाती है इस हिस्से से, चौथी नदी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है और दो भागों में बट करके और पुनः आकर के यहाँ पे क्या करती हैं, मिल जाती हैं। उसके बाद से यहाँ से तीस्ता नदी आ जाती है, यहाँ से एक दो नदियाँ और आ जाती हैं इस क्षेत्रों से, और यह आपका बन जाता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह कौन सा हो गया? गंगा नदी तंत्र। यह कौन सा हो गया? सिंधु नदी तंत्र। अर्थात हिमालयी नदी तंत्र। देखिए, मैंने यहाँ पे पढ़ा है हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। इन तीनों को तो हमने मैप में देख लिया, इन तीनों को हमने क्या किया? मैप में देख लिया। अब अगली नदी की यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी महत्वपूर्ण नदी है भैया, जरा उसको देखेंगे। यहीं से एक नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से और जा करके इसमें मिलती है, इसी का नाम तो दामोदर है, इसी का नाम दामोदर। इसी को भारत की जैविक नदी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। और यही नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है, उत्तर के भाग को हजारीबाग और दक्षिण के भाग को रांची का पठार कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम आते हैं दोस्तों, तो एक दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, और एक दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो एक नदी आ जाती है स्वर्णरेखा नदी आ जाती है, एक नदी आ जाती है बैतरणी आ जाती है, और एक नदी और आती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी। तीन नदियां हैं, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से देखेंगे दोस्तों, यहीं से एक और नदी निकल जाती है और यह यहाँ पे आ जाती है, और इस नदी को नाम दिया गया है महानदी। और महानदी की यदि हम बात करते हैं तो महानदी की कई शाखाएं हैं, और कई शाखाएं हैं तो उन शाखाओं की बात करेंगे तो इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, एक नदी इधर से और एक नदी इधर से आती है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद यदि बात करते हैं तो अगला हमारा नदी तंत्र स्टार्ट होता है, कौन सा? इसका नाम क्या है? इसके नाम की यदि बात करते हैं तो इसका नाम होगा कौन सा? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसकी भी तो बहुत सारी शाखाएं हैं, नासिक से निकलती है यह, और इसकी शाखाओं की यदि बात करते हैं तो एक नदी यहाँ से आती है, एक नदी यहाँ से आती है, और एक नदी यहाँ से, और तीनों नदियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। पेनगंगा और वेनगंगा में जब वर्धा मिल जाती है तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या करते हैं? प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं। पेनगंगा और वेनगंगा के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता नदी हो जाता है। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो इसी हिस्से से एक और नदी निकलती है और यह नदी ऐसे आ जाती है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसकी भी एक दो सहायक नदियाँ इस हिस्से से आकर के मिलने का काम करती है। इसी का नाम क्या है? इंद्रावती नदी। इसकी इस हिस्से से भी एक सहायक नदी जा करके मिलती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी तंत्र। देखिए, महानदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, और यहीं पे नीचे देखेंगे तो एक और नदी तंत्र आ जाता है जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। इसका नाम क्या है? कृष्णा नदी नाम है। और यह कृष्णा नदी को यदि देखेंगे तो इसकी भी तो कुछ सहायक नदियां हैं, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो यह नदियां ऐसे आकर के इसमें मिलने का काम करती हैं। तो यह कौन सी हो गई? कृष्णा नदी तंत्र हो गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है, और जिस नदी को क्या कहते हैं हम? कावेरी नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कावेरी नदी कहते हैं। और इस कावेरी नदी की यदि बात करते हैं तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं।
इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में 2 छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इनकी हम बात छोड़ते हैं, जब डिटेल हम पढ़ेंगे तो उन नदियों का भी हम अध्ययन करेंगे। एक तरह से देखिए कि यहाँ से हमने चला और यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद इस क्षेत्र की कुछ नदियाँ हैं और इन नदियों की यदि हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है और यह नदी आकर के यहाँ पे विलीन हो जाती है, जिसका नाम क्या है? लूनी नदी नाम है। इसका क्या नाम है? लूनी नदी नाम है। इसके बाद यदि हम आते हैं तो एक नदी अति महत्वपूर्ण, कौन सी? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को माही के नाम से जानते हैं और उस माही नदी का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, और यह नदी ऐसे प्रवाहित होकर के यह नदी ऐसे प्रवाहित होकर के आकर के कर्क रेखा को काटने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरने का काम करती है। और एक नदी यहाँ से और निकल करके आती है जिसका नाम है साबरमती, और यहीं पे तो गांधी जी का आश्रम था। साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था। तो साबरमती नदी हो गई, और कौन सी हो गई? आपकी महानदी। और यहाँ से देखेंगे मैकाल पर्वत से एक और नदी निकल रही है ऐसे, और इसी नदी को तो नाम दिया गया है, कौन सी नदी? इसी नदी को नाम दिया गया है नर्मदा नदी, नर्मदा। और यहाँ से इस हिस्से से यदि देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकली है और यह भी आकर के यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है ताप्ती, इसका नाम है नर्मदा और इसका नाम क्या है? ताप्ती। इसके बाद यदि देखते हैं तो यहाँ पे एक नदी आती है जिसका क्या नाम है? मांडवी। यहाँ पे नदी है जिसका नाम है शरावती। यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे पेरियार, और यहाँ पे ये नदियाँ प्रवाहित होने का काम करती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पूरा नदी तंत्र जो है ये एक वीडियो के रूप में पूरी नदी तंत्रों को हमने दिखाने का काम किया। अब आज के बाद जो हमारी क्लास होगी वह एक एक नदी तंत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसे एक दिन उठाएंगे तो ब्रह्मपुत्र पढ़ लेंगे, एक दिन उठाएंगे तो गंगा पढ़ लेंगे, एक दिन उठाएंगे तो सिंधु पढ़ लेंगे। उसके बाद दक्षिणी भारत की इन नदियों को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद से इन नदियों को एक साथ पढ़ने का काम करेंगे। एक बार रिकैप कराते हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले नदियों का वर्गीकरण 2 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर और संगम के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिमालय में जिनकी उत्पत्ति हुई वे नदियाँ, और प्रायद्वीप पे जिसकी उत्पत्ति है वे नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सिंधु की सहायक कौन कौन सी हैं मैंने अभी दिखाया, ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन कौन सी है दिखाया, गंगा की सहायक कौन कौन सी है ये बता दी गई। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की हम बात की हैं, बस नदियों की बात नहीं की है। तो नदी तंत्र में ये 3 छोटी छोटी नदियाँ हैं, स्वर्णरेखा, प्राणहिता और बैतरणी नदी। उसके बाद से महानदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र और इसका वैगई और ताम्रपाणी नदियाँ। उसके बाद इस हिस्से से बहने वाली लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और कौन सी यहाँ पे मांडवी, शरावती, पेरियार, भरतपुजा और जो छोटी मोटी नदियाँ हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, दोस्तों तक भेजने का प्रयास करें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।